नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनकाउंटर में। सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राज्य के सबसे चर्चित नेताओं में शुमार है रोहिताश शर्मा। बानसूर से विधायक रहे, भैरव सिंह शेखावत सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। धुरंधर नेता कहे जाते हैं राजनीति के, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विश्वस्त हैं। रोहिताश शर्मा का बहुत स्वागत है एनकाउंटर में। थैंक यू। राजनीतिक हलकों में और राजनीतिक मित्रों के बीच इंटरनेशनल लीडर की इनको खिताब हासिल है और कहा जा सकता है कि भैरव सिंह शेखावत की पाठशाला से निकले, उस राजनीतिक पाठशाला से निकले, साथ ही पंडित नवल किशोर शर्मा के सियासी शिष्य के तौर पर भी इनको जाना गया। रोहिताश जी, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपके विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर टिकट भी पा चुके हैं, लेकिन लगातार आप निष्कासन का दंश झेल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जब भैरव सिंह जी शेखावत साहब लीडर थे बीजेपी के, उस वक्त ये प्रदेशव्यापी पार्टी नहीं थी, ये शहरों तक सीमित थी। और जब भैरव सिंह जी अन्य पार्टियों को मिला करके कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने, और जब उसके बाद जब 93 में दोबारा से फिर पोलिंग हुआ तो उसमें मैं भी जीत कर आ गया। तब इनके पास 95 सदस्य थे भाजपा के पास, तो इनको एक एक वोट की जरूरत थी। हम कांग्रेस विचारधारा के से 5-6 लोग जीत कर आए थे, तो हम सब का जो ग्रुप था, पंडित नवल किशोर जी हमारे गुरु थे और हरदेव जोशी जी को भी हम सब बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते थे, तो हम सब कांग्रेसी थे। परंतु भैरव सिंह शेखावत जी को मैंने इसलिए चूज किया कि उन्होंने 77 से 80 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो एक काम के बदले अंत्योदय योजना चलाई, जो पूरे विश्व में बहुत विख्यात हुई। और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मैं उपासक भी हूँ, और उन्होंने जो गरीब को गणेश मान करके, और जो सरकार उनकी बनेगी तो गरीब को गणेश मान करके और सरकार निर्णय लेगी। तो मैंने सोचा कि ये मौका है, कांग्रेस को तो बहुत देख लिया, 7 पंचवर्षीय योजना निकाल दी, राजस्थान का कोई विकास नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं भैरव सिंह जी का साथ दिया जाए। तो हमने जब भैरव सिंह जी से मिले, भैरव सिंह जी से हम अनकंडीशनल मिले। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे मंत्री ना, मेरे को कोई मंत्री बनने की जरूरत नहीं, मेरे क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और उसका विकास में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे परिवार में मेरी हैसियत वही होनी चाहिए जो पंडित नवल किशोर शर्मा हरदेव जोशी के जो घर में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और वो ठीक उसी तरह मुझे अपने घर भी ले गए और उनकी वाइफ काकी जी से भी मिलवाया, सबसे मिलवाया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मेरा वो किया। तो हमने कहा कि हम आपका साथ देंगे। बोले कोई कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं है। बोले ये मैंने ये सुना है कि नवल किशोर शर्मा को और हरदेव जोशी को कांग्रेस तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम 5-6 लोग हो जो उस ग्रुप के हो, और तुम्हारी वजह से ये चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे थे, पर तुम्हारी वजह से उनमें से एक को बनाएंगे, तो तब तुम्हारा स्थान क्या होगा। तब मैंने भैरव सिंह जी को कहा, साहब वैसे तो मेरा फर्स्ट एम ये है कि मैं विधायक बन के आया हूँ तो बानसूर का विकास करूँ, लेकिन मेरी जो पृष्ठभूमि है उसमें पंडित नवल किशोर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर नवल किशोर जी को लीडर बना दिया तो मैं किसी शर्त पर भी आपके पास नहीं रह पाऊंगा। तो वो मेरी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि भाई तेरी साफ गोई से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तो उन्हें साफ बात बता दी। और हरदेव जोशी जी को अगर वो बनाए तो मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि बाबूजी की उम्र बहुत हो गई थी, ना चला जा रहा था ना फिरा जा रहा था। फिर मैंने सोचा डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने ये बात कही। मेरे मन में जोशी जी के प्रति भी आदर था, परंतु वो काम करने की स्थिति में नहीं थे। और इन्होंने मेरे को ये घर भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, और ये कह के मुझे शामिल कर लिया। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस कोलिशन गवर्नमेंट में मेरा बड़ा रोल रहा, और 4-5 मेरे मित्र थे, उनको भी मैं लेके आया, और उसमें मेरे को दूध में मक्खी की तरह से निकाल दिया। जब हमारी जवानी थी, यौवन था, तो हमारे इस्तेमाल कर लिया,
और जब हमारी जरूरत नहीं पड़ी तो हमको एकदम से बाहर लेकिन निकाल दिया। आप उस परिवार से भी नहीं है, भैरू सिंह शेखावत के परिवार के प्रति आपका आदर रहा, लेकिन अब जब उनके परिवार के ही नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया जाता है तो आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, बहुत बुरी बात है। जिस व्यक्ति ने सारी उम्र भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में एस्टेब्लिश करने के लिए जी जान से मदद की, जी तोड़ करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया, और उसके परिवार के आदमी को हटा दिया। मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा के जितने भी सीनियर लीडर थे पुराने, उनका एक एक करके सफाया कर दिया, जमीनी नेताओं का सफाया कर दिया गया। आपके यही विवादित बोल और बीजेपी की रीति नीति के बीच फर्क पैदा कर देते हैं, तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आपकी नेक्स्ट जो पारी है वो क्या होगी? देखिए, ये मेरे बोल नहीं है, मेरे मन में दर्द है। हम जनता के लिए चुन कर आते हैं, कोई अनुशासन नहीं। ये जो कर दे वो तो अनुशासन है, हम कर दे तो अनुशासनहीनता होगी। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जन भावनाओं को सामने रखते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो अनुशासनहीनता हो गया। इनके सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जो ये मर्जिया जो बोलते हैं। अभी आप देखो, राष्ट्र का नेतृत्व, अभी ये कहते हैं राष्ट्र का नेतृत्व ने एक बात कही जोरदार से कि ये ऐसी पार्टी है कि जिसमें परिवारवाद का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता सिंधिया ने इसको परिवारवादी बना दिया। अब ये वो तो कह सकते हैं, और दूसरा कहे तो जोर पड़ता है ना। तो मतलब मैं कहूँ वो तो सही है, इट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, नॉट लीडरशिप। लीडर वो है डेमोक्रेसी में, लीडर वो है जो जनता की सुने और उसका निराकरण करे। बीजेपी की पहली सूची आई 41 नामों की, उसमें आपकी नेता वसुंधरा राजे की कितनी चली? क्या बीजेपी में कोई अलग हवा बह रही है, क्या मानते हैं आप मौजूदा स्थिति की बात की जाए? मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, मैं चाहे पदों पर नहीं रहा हूँ, पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश की सबसे बड़ी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ, जब उनके बुरे टाइम में 77 से 80 में, जब मक्खी भी उनके घर में जाने से डरती थी, तब हम वहाँ रहे। हमने देखा कि उस कार्यकाल को उन्होंने कैसे पूरा किया, और हम उनकी सेवा में लगे रहे। छोटा सा घर दिया गया उनको, और हम टेंट में रहते थे। धवन साहब ने हमारे लिए एक टेंट बना दिया वहाँ छोटा सा, और हम उसमें पड़े रहते थे, मच्छर खाते थे। और क्योंकि तो 3 कमरे का घर था, वीआईपी स्टेटस भी खत्म था, सिक्योरिटी भी नहीं थी, हम ऐसी स्थिति में रहते थे। लेकिन उस बहादुर लेडी ने, आप देखो, वापस लड़ करके और राज को स्थापित कर लिया। तो ये तो बहादुरी के खेल है, जो जितनी ताकत के साथ आगे आएगा तो वो आगे आएगा ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी नेता हो, अगर हिम्मत दिखाए, तो ऐसी बात नहीं है कि एक बार हार गया। इतिहास में भी है, एक बाहर के बादशाह ने 16 बार हमला किया, मोहम्मद गौरी ने, और 16 बार हार गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, 17 बार फतेह कर लिया। हिम्मत के सौदे हैं। तो ये राजनीतिक लोग मरते नहीं है, ये मौके की तलाश में है। हमारे बाबूजी पंडित नवल किशोर जी कहते थे कि लोग कहते हैं नवल किशोर शर्मा मर गया, उनको ये नहीं पता मैं फड़फड़िया सांप हूँ, कब पूर्वा हवा चले और मैं फौ फौ करने लग जाऊंगा। तो ये राजनीतिक खत्म नहीं होते, ये स्टार वार है। इनका स्टार आज चल रहा है, ये हीरो है। तो वसुंधरा राजे के लिए क्या कहें? क्या इस सूची में उनकी चली है, या फिर आने वाले वक्त में, क्योंकि इंतजार सूची को लेकर है, नामों को लेकर है? कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया जानती है, अखबार वाला, आप लोग, लेकिन आपके कहने से भी फर्क पड़ता है रोहिताश, इसलिए आपसे सुनना चाहिए। एक भी आदमी, कोई, मैं समझता हूँ कि वसुंधरा जी के कहने से कोई एक भी आदमी को टिकट नहीं दिया गया, जबकि पूरा प्रदेश ये कहता है, पूरे न्यूज़पेपर ये कहते हैं, चैनल्स कहते हैं, मीडिया कहता है कि वसुंधरा को साथ लेकर बीजेपी चलेगी तो 150 प्लस। राजपाल सिंह शेखावत, जो कि एक तरह से मैडम के उस कोर टीम के प्रमुख सदस्य, एडवाइज़र के तौर पर भी उनको जाना जाता है, लगातार चुनाव उन्होंने जीते जोटवाड़ा से, उनका टिकट काट दिया जाता है, राजवी साहब का टिकट काट दिया जाता है, आपको भी बीजेपी ने वापस नहीं लिया, मानसूर से अब आप तैयारी करें, तो क्या लगता है? नहीं, मेरे को ऑफर आई थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कहा गया था, तो मैंने कहा मैं टिकट दो तो मैं ज्वाइन करूं। आपने कंडीशन रख दी? हाँ, मैंने कहा, बोला हमारे ऐसे वो नहीं है, प्रचलन नहीं है कि हम कोई कंडीशनल ज्वाइन कराएंगे। मेरी तो कंडीशन है, मैं तो जीत के आऊँगा, मेरा जब जब टिकट कटता है, बानसूर की जनता का बेटा हूँ मैं, मुझे तो वापस चुन के भेज देते हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ मेरा टिकट काट दी। आई एम हैप्पी।
क्या लगता है आपको, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ बोलने की वजह से ही ये जो आपके ऊपर एक्शन लिया गया, या बीजेपी में आने पर आप पर ब्रेक लगा दिया गया है? देखिए, सतीश पूनिया जी के खिलाफ नहीं बोला मैं ये बोला कि कोरोना जैसी महामारी, मुझे दुख था, दर्द था इस बात का कि कोरोना की महामारी में अलवर जिले में बहुत कैजुअलिटी हुई। ना तो एम्बुलेंस मिली, ना डॉक्टर्स मिले, ना मेडिसिन मिली, ना बेड मिला, कोई संभालने नहीं आया। दिल्ली से मोदी जी ने जो सहायता भेजी उसको भी कांग्रेस के नेता अपने अपने क्षेत्रों में ले गए। बीजेपी के कार्यकर्ता रोते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। वो मेरे दिल का दर्द था। तब मैंने ये कह दिया, वसुंधरा होती तो आज सबको संभालने आती और यहाँ आती। 3-3 मंत्री, आप ताजुब करोगे, 3-3 केंद्र के मंत्री राजस्थान से, एक नहीं आया अलवर जिले में, अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहे। तो ये कौन सी वो राज करने की शैली? लेकिन अशोक गहलोत को तो प्रधानमंत्री ने उनकी कार्यशैली को सराहा कोरोना काल में। देखिए, मोदी जी किसको सराहते हैं, किसको निष्कासित करते हैं, किसको दिल में बैठाते हैं, ये उनका एक अपना पैमाना है। अब उसका मैं तो उसको उनको समझ नहीं पाया। तो वसुंधरा राजे अगर सीएम फेस डिक्लेयर वैसे किया नहीं बीजेपी ने, तो क्या इसका मतलब माने कि बिना वसुंधरा बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी? देखिए, ये कोई बात नहीं है। सरकार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहा तो भी देश चला, इंदिरा जी नहीं रहा तो भी चला, अटल जी नहीं रहे तो भी देश चला। इस देश में एक से एक हस्तियां चला। लेकिन वर्तमान जो संघर्ष करके जो मैडम ने अपना कार्यकर्ताओं का दिल जीता, ऐसा और कोई बीजेपी में नेता नहीं है। वो दिल से आज इस वक्त बीजेपी के बारे में सब कोई लिख रहे हैं कि बीजेपी गई, कोलिशन गवर्नमेंट आएगी, लेकिन आज वसुंधरा को आगे कर दो, सुबह पहले चेहरे खिल जाएंगे। एक अहम सवाल, आपकी निष्ठा शुरू से भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा रही है या वसुंधरा राजे के प्रति? वजह क्या है? मैडम, मैं सच्ची बताता हूँ कि मेरी निष्ठा, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत मानता हूँ। उनकी जो कृषि नीति है, आज मैंने उनको पढ़ा है कृषि नीति को, कि आज जो एशिया और यूरोप में जो किसान है वो बहुत संपन्न है। जैसे हमारे टाटा बिरला संपन्न है हमारे देश में, ऐसे सारे वर्ल्ड में किसान बहुत संपन्न है। और उनके पास अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर और प्लेन है, उनसे खेत में जाते हैं और आते हैं। और भारत में खेती एकदम से जीरो होगी। तो अगर दीनदयाल उपाध्याय की बात मानते, जैसा कि अटल जी ने उनकी बात को माना कि नदियों को जोड़ के नदी का पानी सूखी धरती पर प्रवाह किया जाए तो किसान संपन्न हो जाएंगे। और उन्होंने, दीनदयाल जी ने यह भी कहा कि भारत के राज्य का खर्चा, सरकारी खर्चा और डेवलपमेंट का खर्चा केवल किसान ही अपने कंधों पर उठा सकता है। बाकी और उधार लेने से आप डेवलपमेंट करो, परिसंपत्तियां विकसित करोगे तो कर्जा बढ़ता जाएगा और विकास नहीं होगा और करप्शन भी फैलेगा। तो पंडित जी की थ्योरी को इन्होंने गौण कर दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि एक सड़क का काम तो पूरे देश को, गाँव को, ढाणियों को दे गए, वो नदियों का काम वो जहां छोड़ के गए, वो जैसा का तैसा, वैसा का वैसा अधूरा है। रोहिताश जी, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा आपकी, वसुंधरा राजे के प्रति, वजह क्या है इसकी? बस एक लाइन में ये जवाब। कुछ नेता ऐसे हैं जिनके प्रति मेरी व्यक्तिगत निष्ठा है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब वो नहीं रहे, मैंने उनके साथ रहने का मौका नहीं मिला, परंतु उनके कार्य करने की जो शैली थी उससे हमको लाभ बहुत मिल रहा था। उनको मैं बहुत मानता हूँ। और राजस्थान में भैरू सिंह जी शेखावत को मैं बहुत मानता रहा हूँ। ओम प्रकाश जी माथुर को भी मैं बहुत मानता हूँ। जब मुझे हटाया तो मेरी हालत वो थी कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो सारे मूक दर्शन करते रहे, ना ओम जी बोले ना कोई और बोला। उनको बोलना चाहिए था कि जिन परिस्थितियों में मैंने भाजपा ज्वाइन की, उनके वो प्रत्यक्ष गवाह हैं। गवाह तो घनश्याम तिवारी भी हैं, पर वो शायद मेरे बारे में नहीं बोलेंगे, परंतु ये सब गवाह है कि मैंने किस तरह से सरकार में मदद की, मुझे निकाला तो एक आदमी मेरे पक्ष में नहीं बोला। वसुंधरा जी को जरूर थोड़ा सा कि अफसोस हुआ कि मेरे को निकाला, पर कोई कुछ नहीं कर पाए। ये भी एक वजह है कि जब जरूरत थी तब सिर्फ एक व्यक्ति ही। हाँ, निकालने के बाद मैं पहला आदमी हूँ आज देश में कि मैंने कहा कि भाजपा से मेरे को दिल से कोई नहीं निकाल सकता। भाजपा मेरी माँ है। मुझे बाहर जरूर कर दिया, पर एक दिन मैं भाजपा में वापस आऊंगा और ये जीरो होंगे और मैं फिर से हीरो होऊंगा। ताशी जी, आप महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं। अब ऐसे में क्या शिवसेना
शिंदे गुट में आप जा रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहे, या फिर बीएसपी या फिर चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद पार्टी कांशीराम, क्या उसमें जाने का विचार है? एक न्यूज़पेपर में निकला कि बीजेपी और शिवसेना का अलायंस होने जा रहा है। तो अलायंस होने जा रहा, तो हमने कहा भाई माँ के घर से तो इन्होंने बाहर निकाल दिया, तो मौसी के घर में चले, क्योंकि वो नेचुरल अलायंस की पार्टी है। तो हमने कहा मौसी के घर चलते। तो वहाँ हमसे अच्छी तरह बात की, और एकनाथ शिंदे जी से मेरा थोड़ा सा पहले से परिचय था, तो उन्होंने मेरे को खाना भी खिलाया, घर जैसा व्यवहार किया। परंतु एक बात साफ कह दी, देखो ये सब बातें तो चल रही हैं, परंतु हमारा अलायंस होगा या नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी नहीं देता। जब हमारी अलायंस वालों की सबकी मीटिंग हुई थी, तब मोदी जी ने ये कहा था कि भाई शिवसेना को आप आगे बढ़ाइए, और आप मत समझना कि बाला साहब ठाकरे नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो उस मन से हमने भी सोचा कि देखें हमारे भी कैंडिडेट दूसरी जगह में उतारे, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो उसके बाद फिर आगे कोई बात चली नहीं। बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से भी कोई बातचीत हो रही है क्या चुनाव में? एक ही गुरु के शिष्य हैं। काशीराम जी की जो विचारधारा है, उससे बीएसपी भी उसी विचारधारा से है, और एएसपी चंद्रशेखर जी की पार्टी भी उसी विचारधारा से। अंबेडकर जी को ये नेता मानते हैं, अम्बेडकर जी के कार्यक्रम को आगे बढ़े। जो स्वर्ण कास्ट हैं, उनके गरीबों की बात सबसे पहले अगर किसी ने उठाई, जबकि अगड़ों ने अपने इस पीड़ा को कभी नहीं उठाई। मायावती ने सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया और लोकसभा में अपने मेंबर्स पार्लियामेंट के थ्रू भेजा कि अगड़ों में जो गरीब है उसको भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए, और उसको सपा ने उस बिल को फाड़ दिया था, आपको पता है, लोकसभा में फाड़ दिया। तो जो दलित है उसके मन में अगड़ों के प्रति इतना प्यार है, उनके बारे में वो सोचती है, तो हमको भी दलितों के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, ये तो आपका दलित कार्ड हो गया एक तरह से चुनाव में। दलित कार्ड भी है, और फिर हमने तो, आपको पता है, हम तो वैष्णव हैं। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले 15वीं शताब्दी में स्वामी रामानंदाचार्य जी ने रैदास जी को अपना शिष्य बनाया। सारे दलितों को मंदिर में सबसे पहले उन्होंने पकड़ के चढ़ाया, जब बड़ा रेस्ट्रिक्शंस था, मंदिरों में दलित आ नहीं सकते थे। तो हमारे पूर्वजों ने, तो हमारा तो पुराना संबंध है इस दलितों से। इन सब बातों के अलावा आप क्यों नहीं कांग्रेस में चले जाते हैं, जो आपकी पुरानी मूल पार्टी थी? बाबूजी की राजनीतिक पाठशाला से आप निकले थे। आप ठीक कहते हो, मैं कांग्रेस में इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ कि कांग्रेस में अब लीडर्स का अभाव रह गया। आपने राजेश पायलट के खिलाफ दौसा से चुनाव लड़ा, बीजेपी में आप चले गए थे, लोकसभा का टिकट आपको मिला, चुनाव आपने 2 या 3 लड़े, चुनाव जीत नहीं पाए, ये अलग बात है। तब से आपका बीजेपी की तरफ रुख चला गया, लेकिन अब फिर बीजेपी से मोहभंग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हार जीत से, मेरे ये तो खेल है, मैं तो खेल की तरह से देता हूँ, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बीजेपी की तरफ नहीं गया हूँ, मैं तो बसपा की तरफ जाना चाहता हूँ। बीजेपी में तो अभी नेतृत्व जो है उनसे मेरी पटरी नहीं बैठेगी, क्योंकि मैं तो बोलने वाला आदमी, मुझे गरीब का दर्द सहन नहीं होता। मैं तो बोलूँगा कि इसको दर्द हो रहा है, इसकी मरहम पट्टी की जाए, या किसको कहे, या तो कोई बोले, जो बोले वही मरे। तो इसलिए मेरा उधर मन नहीं रहा। अब लीडरशिप चेंज होगी तो देखेंगे, और समय काल चलता रहता है। कोई सूरज रोशनी 24 घंटा नहीं रहती, धूप छाया चलती रहती है। रोहिताश जी, आप सालों से विधायक नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में आपकी पूरी चलती है, और यही वजह है कि आपके क्षेत्र में विधायक जैसा जलवा आपका बरकरार है। ये कैसे कर लेते हैं, कारण क्या है इसका? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में चलने के पीछे मैम एक रहस्य है। रहस्य ये है कि जब 80 में इंदिरा गांधी का बुरा टाइम था, और अचानक 80 में इंदिरा गांधी वापस राज में आ गई, तो पूरे राजस्थानी, जब 77 से 80 में कांग्रेस आई बनी, तो इनका कोई दड़ी धोरी नहीं था। ये आता था तो मैं पूरे राजस्थान में आई वाज अलोन विद मिसिस गांधी, हम दरवाजे पे चौकीदारा करते थे, तो मैं सबसे मिलता जुलता रहता था। और जब पावर में आई तो नेचुरली मेरा, सबको लगा, बड़े से बड़ा नेता भी मुझसे पूछता था, यार हमारा अपॉइंटमेंट भी करा दो, इंदिरा जी से, राजीव जी से करा दो, उनके सेक्रेटरी से करा दो। तो वो एक जमाना था, तो मैंने कई अफसरों की उस जमाने में मदद कर दी थी, तो वो तब से अब तक संबंध बना रहा है। राजेंद्र राठौड़ आपके अभिन्न मित्र हैं, अब वो लीडर अपोजिशन है, इसके बावजूद क्या मदद नहीं कर पा रहे आपकी? देखिए, मैं उस खेमे में नहीं हूँ। अगर राजेंद्र राठौड़ के खेमे में मैं हूँ ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि वो मदद करते हैं नहीं।
मेरी ये आदत नहीं है, मैं डबलिंग नहीं करता कि मेरे मित्र का भी इस्तेमाल करूं, मेरे लीडर का भी। दोस्ती बरकरार है। हाँ, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती बरकरार है। पर मैं कोई उनके सामने मैडम की बात नहीं करता, ना वो मेरे सामने कोई मैडम की बात। हम ऐसा विषय को छेड़ते ही नहीं, हम घुमा देते हैं आपस में कोई बात आती है तो। लेकिन मैडम नेचुरल मेरी लीडर इसलिए है कि जो नवल किशोर जी ने प्यार दिया मुझे मेरा करियर बनाने में, जब मैं चुनाव हार गया था तो मैं वो बात को कभी भूलता नहीं। उन्होंने मुझे कैबिनेट दर्जा देके और मंत्रिमंडल में शामिल किया। मेरे सारे साथी तो लाल बत्ती में चले और मैं पैदल चलता था। तब उन्होंने कहा मुझे कि रोहतास, तेरे दोस्त सब पावर में, तू बाहर है, एक दिन तेरे को ठीक करूंगी। तो अब ये ऐसी बात करने वाली महिला जो उम्र में तो हमसे कम है, लेकिन मातृ शक्ति तो है ना, उनके मन में ये भावना तो है ना, तो उस भावनात्मक लगाव है मेरा उनसे। रोहिताश शर्मा को इंटरनेशनल लीडर कहा जाता है और ऐसा हम नहीं बल्कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक बार कहा था। इंदिरा जी के साथ रहते रहते पूरे देश के जो सेठ साहूकार थे वो मिलने आते जाते थे, तो सबसे मेरा परिचय तो था ही। मुझे पता लगता मैडम फलानी कंट्री में जा रही है तो मैं मेरे किसी दोस्त को बोल देता हूँ कि मैडम को एयरपोर्ट पे उतरते ही बुक के दे देना। तो जिस भी कंट्री में गए मेरा कोई ना कोई आदमी मिला। हम लोग भी जाते हैं तो इन सब की व्यवस्था के लिए मेरे पास कोई ना कोई आदमी उस शहर में तैयार रहता है। तब से ये इन्होंने इंटरनेशनल नाम निकाल दिया। अब यही मोटा सवाल है, खास सवाल है कि कब तक राजनीति में आपकी सक्रियता रहेगी? ये चुनाव आपका आखिरी चुनाव कहा जा रहा है। जब तक जिएंगे काम करेंगे। कौन सा सिंबल होगा? हाथी पे लड़ेंगे या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से लड़ेंगे? दोनों की एक ही विचारधारा है, जोन सा मेरे को अडॉप्ट कर लेगा उसकी। तो बातचीत चल रही है कुछ यहाँ पे तय, क्योंकि अब तो सूची आने वाली, सब अपनी अपनी तैयारी में है। रोहिताश शर्मा की तैयारी कहाँ तक? बातचीत मेरी पूरी चल रही है। चलिए, बहुत ही लंबी बातचीत रोहिताश शर्मा जी के साथ हुई। एक सदीय राजनेता के तौर पर उनको जाना जाता है, लेकिन विवादों के कारण उनकी राजनीतिक जो राह है वो कभी कभी भटक जाती है। फिर से एक नई राजनीतिक राह पर वो जा रहे हैं। बानसूर से चुनाव लड़ना उनका तय है। दल क्या होगा, सिंबल क्या होगा, ये अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ जो एनकाउंटर में कई बातें हैं वो कितनी सटीक बैठती हैं। फिर से एक नई शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल मैं और श्वेता मिश्रा अवस्थी लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।